हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बिहार कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू का जो सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया था। आज हम लोग इस वीडियो में 50 प्रश्न जो रह गए थे उसे देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि एक बार जब किसी ठोस का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तो उसका घनत्व होता है। यानी कि जब किसी ठोस का द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा तो उसका घनत्व क्या होगा। आपके ऑप्शन है 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब भी हम किसी फूल के बीज को छूते हैं तो उंगलियों पर पीली धूल दिखाई देने लगती है। यह छोटे पीले दाने प्रकृति की सबसे कीमती पदार्थों में से एक है, क्योंकि इनमें पौधों के जीवन का रहस्य छिपा है। इस धूल को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग। इसके बाद हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के तेल का द्रव्यमान घनत्व है। मिट्टी का जो तेल होता है, यानी जिसे हम लोग केरोसिन ऑयल कहते हैं, इसका द्रव्यमान घनत्व है। पानी से कम है, पानी के समान है, पानी से भी बड़ा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी से कम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह धातुकर्म प्रक्रिया जिसमें धातु को मिश्रित अवस्था में प्राप्त किया जाता है क्या कहलाती है? वह धातुक्रम प्रक्रिया बताना है जिसमें धातु को मिश्रित अवस्था में प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए, कैल्सिनेशन, झाग तैरना, गलाना या फिर भूनना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलाना, जिसे हम लोग स्मेल्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्मेल्टिंग। इसके बाद हम लोग 56 यानी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? यानी प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? आपके ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर रोमर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोमर। रोमर के द्वारा प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा गया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध की अवधारणा विकसित की थी? द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन है डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने या फिर प्लैंक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध की अवधारणा विकसित की थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वाहन की गति रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए, किसी वाहन की गति रिकॉर्ड करना है तो हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे? थर्मामीटर का, बैरोमीटर का, स्पीडोमीटर का या फिर ऑसिलोस्कोप का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीडोमीटर का। इसके बाद हम लोग 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि शुद्ध पानी की तुलना में खारे पानी में एक शरीर होगा। शुद्ध पानी की तुलना में खारे पानी में एक शरीर होगा। अधिक सिंक, कम डूबा हुआ, वही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम डूबा हुआ रहेगा। यानी शुद्ध पानी की तुलना में अगर हम खारे पानी में जाएंगे तो हमारा शरीर कम डूबा हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम हार्वे ने, अल्फ्रेड वेगेनर ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या फिर एडमंड बैकरेल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड वेगेनर ने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत दिया था। इसके बाद हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। शक्ति की सबसे छोटी इकाई क्या है? शक्ति यानी पावर की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है अश्व शक्ति, मेगावाट, वॉट या फिर किलोवाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट जो है ये शक्ति की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद हम लोग 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है, काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो इसे किस नाम से जाना जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोज़म के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखना आप लोगों को, चेरनोज़म के नाम से जाना जाता है। और इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल, आयरन की अधिकता होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? कौन सा ऐसा हैलोजन है जो सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिन। इसके बाद हम लोग 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या है ऑप्शन ए 4, 5, 2, 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। इसके बाद हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव करने से प्रदूषण फैलता है। फसलों पर यदि हम डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो इससे प्रदूषण फैलेगा मिट्टी और पानी में, वायु और जल में, वायु और मिट्टी में, या फिर फसल और वायु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी और पानी में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषण फैलेगा। इसके बाद हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका क्या है ऑप्शन है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पनबिजली स्टेशन पर टरबाइन किससे चलती है? पनबिजली स्टेशन पर टरबाइन किससे चलती है? तापमान वृद्धि के कारण, पानी के प्रवाह के कारण, हवा के कारण, या फिर कोयले के गर्म होने के कारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के प्रवाह के कारण पनबिजली स्टेशन पर टरबाइन चलती है। इसके बाद हम लोग 69वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? स्टार्च, सेल्यूलोज, रबर, या फिर नायलॉन 6? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन 6। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया सीधे तौर पर किससे जुड़ी है? हाइड्रोजन जलने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोलिसिस, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें कि शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी पूछा जा रहा है कि वीनस प्लैनेट यानी शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है शुक्र अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। उसके बाद है शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। यह सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है, साथ ही इसे चमकता तारा भी कहा जाता है। वीनस को ग्रीक में प्रेम की देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, सही है। यह सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है, साथ ही इसे चमकता हुआ तारा भी कहते हैं, ये भी सही है। और वीनस को ग्रीक में प्रेम की देवी के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए कि शुक्र अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, ये गलत है, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब नहीं बल्कि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। बृहस्पति ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसे एक परिक्रमा पूरी करने में कितने समय लगते हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष में एक परिक्रमा पूरी करता है बृहस्पति सूर्य का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान घटित नहीं होती है? बताइए, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, अपवर्तन, या फिर फैलाव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीकरण। यानी इंद्रधनुष के निर्माण के दौरान ध्रुवीकरण की घटना घटित नहीं होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? ऑप्शन ए, चूहा, कंगारू चूहा, कंगारू, या फिर दरियाई घोड़ा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगारू चूहा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
डैश के उदाहरण में एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक जमीन की ओर गिर रहा होता है। किसके उदाहरण के में एक पेड़, यानी कि इस नियमों में से किस एक नियम के उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि पेड़ की शाखा पर बैठा एक बंदर अचानक जमीन की ओर गिर रहा होता है। बताइए, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में, ऊर्जा संरक्षण के नियम में, कैपलर के नियम में, या फिर न्यूटन की गति के तीसरे नियम में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम लोग यह उदाहरण देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। बताना है कि किस मिश्र धातु का उपयोग हम लोग चुंबक बनाने में करते हैं। बताइए, अल्निको, मैग्नेलियम, ड्यूरालुमिन, स्टेनलेस स्टील? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्निको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मैक्सवेल किसकी इकाई है। मैक्सवेल किसकी इकाई है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग 78 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? संगीत वाद्य यंत्र में, खाद्य उद्योग में, संचार में, या फिर बुनाई में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है? एल्यूमिनियम, बेरिलियम, पोटेशियम, या फिर मैग्नीशियम? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैथोड किरणों को विक्षेपित किया जा सकता है। बताइए, कैथोड किरणों को विक्षेपित किया जा सकता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, किसी भी क्षेत्र में नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र में, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना घटित होती है? जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो इनमें से क्या होगा? इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह सिकुड़ेगा, इसका विस्तार होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे तो इसका विस्तार होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तितली के काया पलट का तीसरा चरण है? निम्नलिखित में से कौन सा तितली के काया पलट का तीसरा चरण होता है? ऑप्शन ए है अंडा, प्यूपा, वयस्क, या फिर लार्वा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूपा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था, वो कौन सा था? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर बैन लगाने के लिए जो पहला प्रोटोकॉल बनाया गया था वो कौन सा था? ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओसाका, जेनेवा, या फिर फ्लोरिडा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें CFC के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में धारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है, या फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर घटती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहता है, या फिर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर फोटोइलेक्ट्रिक सेल में धारा बढ़ती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भाप से होने वाली जलन उबलते पानी से होने वाली जलन से कहीं अधिक गंभीर होती है, क्योंकि? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें तापमान बढ़ता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, गर्मी विकसित होती है, या फिर ऊष्मा अवशोषित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है ग्रेगरी पिंक्स ने, जेम्स वेबर ने, चार्ल्स बेबेज ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वेबर ने वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी प्रकृति प्रकाश के ध्रुवीकरण गुण से सिद्ध होती है? बताइए कि प्रकाश के ध्रुवीकरण गुण से प्रकाश की कौन सी प्रकृति सिद्ध होती है?
अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, क्वांटम प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति या फिर अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति। इसके बाद हम लोग 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, यानी कौन सी ऐसी एनर्जी है जो ऊंचाई के बदलने के साथ साथ वो भी बदल जाती है। ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रडार प्रणाली में प्रयुक्त तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। रडार प्रणाली में जो तरंग का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकृति का तरंग होता है। आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं मिल सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को निश्चित स्थान नहीं मिल सका। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, गंधक यानी सल्फर, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाई टेम्परेचर पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। कौन सा ऐसा तत्व है जो हाई टेम्परेचर पर यानी उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। आपके ऑप्शन है मिश्र धातु, सेमीकंडक्टर, कुचालक या फिर भोजन संवाहक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्र धातु। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन है फ्लोएम, जाइलम, कॉलेनकाइमा या फिर कैम्बियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समूह विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं है। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है कवक, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, पशु यानी कि एनिमल, यानी हमें जिसे हम लोग जंतु भी कहते हैं, ठीक है ना। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ जो था वो विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं था, यानी कवक था, प्रोटिस्टा था और जंतु शामिल था। इसके बाद हम लोग 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। जब कोई धातु पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलेगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। इसके बाद हम लोग 97 देख लेते हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मीमीटर या फिर सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मीमीटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पौधे में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है। पौधे में लचीलेपन का गुण जो होता है वो किस ऊतक के कारण होता है। जाइलम के कारण, फ्लोएम के कारण, स्क्लेरोकाइमा के कारण या फिर कॉलेनकाइमा के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। इसके बाद हम लोग 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातुएं वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। कौन सी धातुएं हैं जो वाष्प के साथ अभिक्रिया करके यानी वेपर के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ऑप्शन है तांबा, कांच, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। इसके बाद हम लोग इस सेट का लास्ट और 100वां प्रश्न देख लेते हैं कि चीनी और नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है। चीनी और नमक के मिश्रण को जब हम अलग करते हैं तो वह कौन सी विधि कहलाएगी। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलीकरण। तो फ्रेंड्स हमने बिहार कांस्टेबल के लिए टॉप 100 साइंस के एमसीक्यू को देख लिया है। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अगला वीडियो आप लोग किस विषय में चाहते हैं यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।